नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा विश्व का संविधान वाला पेपर है वो पढ़ रहे हैं। हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट सी जो है हमारी, उसमें हम हमारे 3 संविधान दिए हुए हैं, जिसमें हमने चीन का संविधान स्टार्ट किया था। चीन के संविधान की स्थापना और उसके गठन और उसकी विशेषताओं के संबंध में हम पूर्व में ही अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चीनी संविधान की केंद्रीय व्यवस्थापिका के ऊपर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। उसके पश्चात हम चीनी संविधान की कार्यपालिका देखेंगे, न्यायपालिका के बारे में समझेंगे। चीनी संविधान की व्यवस्थापिका, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका गठन देखते हैं। देखिए, चीन में संसद का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, ध्यान रखना वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है। इससे पहले हमने ब्रिटेन का पढ़ा था, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। अमेरिका पढ़ा था, तो अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। और चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे संविधान में राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया है। चीन का जो संविधान है 1982 का, उसमें चीनी जो जनवादी कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, उसे राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग माना गया है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा प्रांतों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों, केंद्र सरकार के नीचे जो नगर पालिकाएँ हैं तथा सैन्य बलों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिगण होते हैं। यानी इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, इसके अलावा प्रांतों, नगर पालिका क्षेत्रों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों और सैन्य बलों के निर्वाचित प्रतिनिधि इसके मेंबर होते हैं। सदस्यों की कुल संख्या तथा उनके निर्वाचन के तरीके इसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कितने सदस्य होंगे, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सब भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही निर्धारित करती है कानून बनाकर। संसद में लगभग 3000 सदस्य हैं। इसका रूप अत्यंत विशाल है, इसीलिए इसकी एक स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि इसका स्वरूप बहुत विशाल है, इसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक है, इसलिए ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सारे इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी जो स्थायी समिति है, उसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसकी एक स्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, जो संसद की अनुपस्थिति में उसके सभी काम करती है। यही समिति संसद का कार्यकाल पूरा होने से 2 मास पूर्व नए चुनाव कराती है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में चुनाव को स्थगित भी किया जा सकता है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये ही क्या करवाती है, नए चुनाव कंडक्ट करवाती है। और यदि असाधारण परिस्थितियां हैं देश में, तो चुनाव को स्थगित भी किया जा सकता है। और संसद का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष है, उसे असाधारण परिस्थितियों में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ की संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। किंतु सामान्य स्थिति की बहाली के 1 वर्ष के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। जैसे ही सामान्य स्थिति आती है, वैसे 1 वर्ष के अंदर क्या करवा लिए जाते हैं, चुनाव करवा लिए जाते हैं। स्थायी समिति संसद का सत्र बुलाती है। वर्ष में कम से कम 1 सत्र अवश्य होना चाहिए, लेकिन किसी विशेष स्थिति में इसका असाधारण अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये ही क्या करती है, संसद का सत्र बुलाती है। पूरे साल में कम से कम मिनिमम 1 सत्र होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसके द्वारा सत्र बुलाया जाता है, और कभी ज़रूरत, असाधारण परिस्थितियाँ और सत्र बुलाने की आवश्यकता हो तो इससे पहले भी सत्र बुलाया जा सकता है। ऐसा स्थायी समिति या संसद की कम से कम 1/5 सदस्यों की मांग पर किया जा सकता है। अपना सत्र शुरू करने से पूर्व संसद अपना अध्यक्ष चुनती है। ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो वहाँ की संसद है, सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले ही अपना क्या चुन लेती है, एक अध्यक्ष चुन लेती है। ये था उसका गठन। देखिए, आप समझ गए होंगे, वहाँ की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। सदस्य संख्या लगभग 3000 है। कार्यकाल
5 वर्ष है। साल में एक बार सत्र बुलाया जाता है। असाधारण परिस्थितियों में दोबारा भी सत्र बुलाया जा सकता है और इसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। इसके जो मेंबर होते हैं उनकी चुनाव की प्रक्रिया इसी के द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाती है। इसके जो सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इसकी एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। तो ये है इसका गठन। नेक्स्ट है इसकी शक्तियाँ और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं। पहला है संविधान का संशोधन करना तथा देश में उसके क्रियान्वयन पर नज़र रखना, यानी वहाँ का जो संविधान है उसमें संशोधन करना और ठीक प्रकार से वो पूरे देश में लागू हो भी रहा है या नहीं हो रहा है इस पर नज़र कौन रखती है? वहाँ की संसद रखती है। अगला है दीवानी, फौजदारी तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाना व उनमें अनिवार्य संशोधन करना, यानी पूरे देश में आपराधिक दीवानी, फौजदारी व अन्य जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं और संसद उनमें संशोधन भी कर सकती है। नेक्स्ट है गणतंत्र के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यगण, सर्वोच्च लोक न्यायालय के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सर्वोच्च लोक अभियोजक का चुनाव करना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों का जिन्हें वहाँ राज्य पार्षद कहा जाता है, महासचिव, महालेखा जोखा नियंत्रक, ये जो सभी हैं विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति वगैरह, ये सब इनकी नियुक्ति और इनको हटाने संबंधी सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ की संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के बजट को पास करना तथा उसमें क्रियान्वयन की रिपोर्ट पर विचार करना, देश के लिए बजट प्रस्तुत करना और उसको क्रियान्वित करवाना, अपनी स्थायी समिति के गलत निर्णयों को बदलना या उन्हें निरस्त करना। यदि स्टैंडिंग समिति कोई गलत निर्णय ले लेती है तो उसको बदलना और उसमें उस कानून को निरस्त करना। प्रांतों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों तथा केंद्रीय सरकार के नीचे जो नगर पालिकाएँ हैं उनकी स्थापना को स्वीकृति देना और किसी भी नए प्रशासनिक तंत्र का गठन करना, ये भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वहाँ की संसद के द्वारा किया जाता है। युद्ध व शांति संबंधी मामलों में निर्णय लेना, राज्य के हित में किसी भी आवश्यक कार्यवाही को करना, ये सारे कार्य संसद करती है। तो वहाँ की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, वहाँ की जो संसद है, अपने सत्र में किसी भी बिल को समूचे सदन के पूर्ण बहुमत से पास करती है, लेकिन संविधान संशोधन की बिल को 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। देखिए, वहाँ कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए संसद में पूर्ण बहुमत से उसे पारित करना आवश्यक होता है, किंतु यदि वहाँ संविधान में संशोधन करना है तो सदस्यों का 2/3 बहुमत वहाँ पर होना आवश्यक है। तो ये है वहाँ की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो संसद है, उसके कार्य। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है स्थायी समिति है, जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहा जाता है, जो इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, उसको समझ लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटी या स्थायी समिति, चूँकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस बहुत विशाल है, इसमें लगभग 3000 सदस्य होते हैं, ये सारा नहीं कर पाते, इसीलिए इसका सारा जो कार्य है वो एक स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, एक महासचिव व कुछ सदस्य शामिल होते हैं, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और इसके कुछ मेंबर होते हैं। इसका कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा है, जो 5 वर्ष है, यानी जितने समय तक कांग्रेस रहती है उतने समय तक ये भी रहती है। लेकिन चुनाव के बाद यह तब तक कार्य करती रहती है जब तक कि नई कांग्रेस का गठन न हो जाए। जब तक नई कांग्रेस ना आ जाए तब तक ये कार्य करती रहती है। इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इसके महासचिव, ये 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इस स्थायी समिति के किसी भी सदस्य को वापस बुला सकती है। इसकी वही शक्ति और कार्य हैं जो वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को प्राप्त है, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि उसकी अनुपस्थिति में सारे उसके कार्यों को करना,
देखिए, चूँकि वो बहुत बड़ी है इसलिए एक साथ बैठकर हमेशा कार्य नहीं कर सकती, उसका सत्र बुलाया जाता है, सत्र के दौरान ये वो बिलों को पास करती है। तो उसकी अनुपस्थिति में हमेशा कौन काम करती रहती है? ये स्टैंडिंग कमेटी काम करती रहती है। ये जो है इसके द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला है संविधान में कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या करना, उनके क्रियान्वयन पर दृष्टि रखना, आवश्यकता किसी भी कानून या आदेश में संशोधन करना, यानी जो कानून है उनको उनकी व्याख्या करना, क्रियान्वयन पर ध्यान रखना और उनमें किसी संशोधन वगैरह को करना। दूसरा है राज्य परिषद, केंद्रीय सैन्य आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय, सर्वोच्च जन महाअभियोजक के कार्यों पर दृष्टि रखना, राज्य परिषद के ऐसे निर्णय व आदेशों को निरस्त करना जो संविधान या संसद के कानूनों के प्रतिकूल हो। कोई भी ऐसे कानून हो जो संविधान के प्रतिकूल हो उनको रद्द करने का काम करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए बनी योजना का परीक्षण करना तथा उसमें जरूरी संशोधनों को स्वीकृति देना यानी पूरे देश के लिए योजना बनाना और उसके लिए स्वीकृति देना। नेक्स्ट है यदि संसद का सत्र न हो रहा हो तो राज्य के उच्च अधिकारियों को चुनना या किसी नियुक्ति का अनुमोदन करना या किसी को पद से हटाना। ये कार्य भी कौन करती है? स्टैंडिंग कमेटी ही करती है। विदेशी संधियों को स्वीकार करना या उन्हें लागू करने के बारे में अपना निर्णय देना, राज्य के प्रतिष्ठान व्यक्तियों को सम्मान में पुरस्कार देना, अपराधियों के प्रति दया के विशेषाधिकार का प्रयोग करना, साथ ही राज्य के प्रतिष्ठावान व्यक्तियों को सम्मान पुरस्कार देना। उसके अलावा आपातकाल की स्थिति में या उससे निपटने के लिए उचित कदम उठाना, सेनाओं की लामबंदी करना, युद्ध तथा शांति की घोषणा करना, देश में सैनिक कानून को लागू करना या उसे हटाना। ये कार्य भी कौन करती है? वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी सारे वही कार्य करती है जो वहाँ की केंद्रीय व्यवस्थापिका को दिए गए हैं, उन्हीं को करने वाली एक महत्वपूर्ण समिति है। साथ ही यह राष्ट्रीयता समिति, विधि समिति, विदेश समिति, समुद्र पारीय समिति, ये जो विभिन्न समितियां हैं वहाँ पर उन समितियों में जो आवश्यक नियुक्तियां होती हैं उनको करती हैं ताकि बिल की जांच पड़ताल की जाए और पास करने से पूर्व उन पर पर्याप्त ये जो समितियां जो बिल देती है उनको उनके ऊपर विचार विमर्श करती है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है, उसके बाद ही उन्हें पास करती हैं। और यदि आवश्यक हो तो उन बिलों की जांच के लिए कोई विशेष समिति भी बना सकती है। तो ये है वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी के कार्य। देखिए, जो कम्युनिस्ट देश हैं उनमें सारी जो सत्ता होती है वो पार्टी के पास होती है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है और वहाँ की जो सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं वो वहाँ की पार्टी के पास हैं। वहाँ की जो संसद है वो वही काम करती है जो पार्टी के नेता चाहते हैं, शिखर पर जो स्थित वो नेता होते हैं वो चाहते हैं वही वो काम करती है। संसद तो केवल सरकार के जो काम होते हैं उनको वैधानिक रूप प्रदान कर देती है, यानी जो पार्टी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है उनको वैधानिकता कौन प्रदान करती है? वहाँ की संसद प्रदान करती है। इसलिए उसे केवल वहाँ पर रबड़ की मोहर की संज्ञा दी जाती है। क्यों? केवल मोहर लगाने का काम कर रही है, सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन ले रहा है? वहाँ की पार्टी ले रही है। यदि हम चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की समीक्षा करें तो उसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का हनन किया गया है। जून 1989 में टियाननमेन दुर्घटना हुई थी वहाँ पर और कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता डेंग ने हत्याकांड करा दिया, लेकिन उसने अपनी जनवादी कांग्रेस के सैकड़ों सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसमें कहा गया था कि इस विषय पर संसद में चर्चा की जाए। इसने इस संसद की राजनीतिक नपुंसकता को उजागर कर दिया। देखिए, वहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए कांग्रेस, जनवादी कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक याचिका लगाई थी वहाँ के राष्ट्रपति के पास। कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था डेंग, उसके पास एक याचिका लगाई थी कि इस मामले की जांच की जाए
लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया, ना ही संसद में चर्चा करवाई। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ की संसद वो ही चर्चा कर सकती है, वो ही काम कर सकती है जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। इसका मतलब वहाँ की संसद केवल एक मोहर के समान है, रबड़ की मोहर के समान है। वो केवल पार्टी के जो कार्य होते हैं, पार्टी के जो निर्णय होते हैं, उनको केवल वैधानिकता प्रदान करने का काम करती है। तो ये थी वहाँ की केंद्रीय व्यवस्थापिका। देखिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका में आप उसका एक तो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम ध्यान रखें, और दूसरी चीज़ है उसके कार्य, उसका गठन, और उसकी जो एक सबसे महत्वपूर्ण समिति है जो उसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, स्टैंडिंग कमेटी, उसको ध्यान में रख के अच्छे से उस पर तैयार करें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो वहाँ की केंद्रीय कार्यपालिका यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में होगा, जिसमें हम राष्ट्रपति, उसके निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, शक्ति और कार्य, उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।